सो ये वन शॉट होने वाला है न्यूट्रिशन यूनिट पर। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन बहुत बेसिक है। हमें पता ही है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और ग्रोथ और रिपेयर जो टिश्यूज़ का होता है विदाउट न्यूट्रिएंट्स नहीं पॉसिबल। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रेगुलेशन, इम्यून सिस्टम में भी रोल होता है। अगर ढंग से कोई न्यूट्रिएंट लेगा, मतलब बैलेंस डाइट होगी, अच्छी डाइट होगी, तो बीमारियां भी कम लगेंगी, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इंश्योर्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे हार्मोनल बैलेंस वगैरह, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे तो सही से होगा। सो अकॉर्डिंग टू कितना एडिकेट एंड न्यूट्रिशन, देयर इज़ एडिकेट न्यूट्रिशन एंड इनएडिकेट न्यूट्रिशन। जैसे या तो अंडर न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या ओवर न्यूट्रिशन कॉजिंग ओबेसिटी। कुछ न्यूट्रिएंट्स के सोर्स नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे पैक्ड फूड आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल। एक होता है एंटरल न्यूट्रिशन और एक पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो एंटरिक का मतलब होता है बेसिकली गट रिलेटेड, जैसे एंटरिक नर्वस सिस्टम वगैरह हमने जीआईटी में करा है। तो कुछ लोगों में जैसे प्रॉब्लम होती है माउथ से फीड करने में, तो उनके डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खाना न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर दिए जाते हैं, और कुछ में ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं। जैसे जो पेशेंट्स वगैरह, जैसे ग्लूकोज अगर किसी को चढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट ब्लड में जा रहे हैं। नेक्स्ट है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, पीईएम रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, या तो कैलोरीज की डेफिशिएंसी होगी, जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस, या फिर दोनों, मरासमिक क्वाशियोरकर। बेसिकली ये चिल्ड्रन, बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली बिलो 5 years ऑफ एज। क्वाशियोरकर होता है इसमें, मरासमस है एंड मरासमिक क्वाशियोरकर, जिसमें दोनों के फीचर्स मिक्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्लिनिकल केस हो जहाँ पर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मेंशन हो, अगर ऐसा कुछ, तो चांसेस हैं कि ये पीईएम का केस है। इम्प्रॉपर वीनिंग, मतलब आफ्टर मिल्क जो खाना दिया गया है उसमें एडिकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इन्फेक्शन या तो कोई है, या तो बच्चे न्यूट्रिएंट्स तो दे रहे हैं बट बच्चे की बॉडी में कोई एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है। तो पीईएम को कैसे पता लगता है? वेट टू हाइट रेशो चेक करते हैं, मतलब कितनी हाइट के हिसाब से किसका कितना वेट होना चाहिए। अगर कोई ओबेसिटी है या फिर अंडर वेट है तो वो चेक करते हैं। ओबेसिटी नहीं मतलब कि एडीमा वगैरह है, कुछ देखने में तो ऐसा लगता है ओबीस है बट एडीमा होता है वो। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस भी चेक करते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलती हैं? विटामिन की डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज, कोई शॉक का टाइप, जैसे इसमें डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम रहते हैं, हाइपोथर्मिया, कई बार ऐसा भी होता है फीवर में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, इन्फेक्शंस का बार बार होना। तो पहले बात करते हैं क्वाशियोकर की। ये बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। कैलोरी का इंटेक चाहे एडिकेट हो बट प्रोटीन डेफिशिएंसी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग क्वाशियोकर, और ये कितनी एज में होता है? 1 to 5 years ऑफ एज के बच्चे में। ठीक है, इसमें क्या होगा? एडीमा होगा। सबसे इसका मेन पॉइंट है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एडीमा। मून लाइक फेस बच्चे का अपीयर करेगा। ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, मतलब एब्डोमेन का डिफरेंस क्या आएगा कि नॉर्मली तो ऐसे पेट नहीं होना चाहिए, ये स्वोलन सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर है और एसाइड्स हैं।
मतलब फ्लूइड अक्यूमुलेशन है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से ये सोलन टाइप अपीयरेंस आ रही है। और लिवर रिलेटेड क्या है, हेपेटोमेगैली, इनलार्जमेंट हो रहा है हेपेटोसाइट्स का, लिवर सेल्स का। और इजीली प्लकेबल हेयर को डैमेज हो जाता है, क्योंकि हेयर में केराटिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन अगर डेफिशिएंट है तो बालों में भी कहाँ हो पाएगा, तो बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। इजीली प्लकेबल एंड स्पार्स ये दिख रहे हैं हेयर के। फ्लैग साइन ऑफ हेयर, फ्लेकी पेंट, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन होगा स्किन का, पुअर एपेटाइट, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। मसल वेस्टिंग माइल्ड है क्वाशियोरकर में, वेराज मरास्मस में ज़्यादा होती है मसल वेस्टिंग। मसल्स मतलब एनर्जी के लिए बॉडी मसल को ही तोड़ के न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेगी, तो ग्लूकोज वगैरह नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर। सीरम में एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होता है, तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका लेवल कम हो गया, 2 ग्राम पर DL से कम हो जाता है एल्ब्यूमिन का लेवल। यूजुअली इसमें 3 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट देते हैं। वैसे तो यूजुअली पर एडल्ट्स को 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर ग्राम बॉडी वेट। जैसे सपोज किसी का 60 kg बॉडी वेट है तो उसको 6 ग्राम्स लेना चाहिए, बट इसमें अगर इन बच्चों में उसका 3 टाइम्स कर देंगे क्योंकि डेफिशिएंट है। तो अगर कोई अराउंड 20 kg का बच्चा है तो उसको अराउंड 6 ग्राम्स प्रोटीन देना चाहिए। इस कंडीशन को ट्रीट करना है उसके लिए। एडीमा क्यों हो रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से सीरम एल्ब्यूमिन लेवल हमने देखा 2 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया। अब लो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन का फंक्शन मैंने बताया था ब्लड फिजियोलॉजी में कि ये प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीकॉप या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाएगा तो मतलब ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं और थोड़ा प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। तो अब ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड नहीं रहेगा, वो फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, वो टिश्यूज़ में लीक कर जाएगा। वैसे टिश्यूज़ में फ्लूइड को जाने नहीं दे रहा था एल्ब्यूमिन, वो प्रेशर मेंटेन कर रहा था कि फ्लूइड वेसल्स में रहे और बाहर टिश्यू में ना लीक करे, बट उसकी कमी की वजह से टिश्यू में लीक हो जाएगा फ्लूइड, जिससे एडीमा हो गया। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया ऑलरेडी कि हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है, अराउंड 3 to 4 ग्राम्स प्रोटीन पर kg पर डे, अराउंड थ्राइस द अमाउंट जो एडल्ट्स को रिक्वायर्ड होती है उससे 3 to 4 टाइम्स। इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है, जैसे बाल वगैरह में दिक्कत और स्किन में जो प्रॉब्लम्स थी। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होगी क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, तो इसलिए उनको भी सप्लीमेंट किया जाता है विद द नॉर्मल डाइट। अब इस दूसरी कंडीशन है PEM में मरास्मस। कि ये वर्ड डिराइव्ड है, मतलब ग्रीक में मीनिंग होता है कि वेस्टिंग, सिवियर वेस्टिंग होती है, मतलब मसल मास को कम किया जाता है, बॉडी ही कम कर देती है मसल मास को ताकि न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर सके, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं होता न्यूट्रिशन का, वो बच्चा भूखा मर रहा है। सिवियर डेफिशिएंसी है कैलोरीज की एज वेल एज प्रोटीन की, तो मेनली कैलोरीज की है, प्रोटीन स्पेसिफिकली क्वाशियोरकर, ठीक है। मरास्मस और इसमें मेन डिफरेंस है कि वो 1 ईयर से ऊपर के बच्चों में भी हो सकती है प्रोटीन वाले क्वाशियोरकर वाली डिसऑर्डर, बट ये होता है इन्फेंट्स बिलो द 1 ईयर ऑफ एज। सिवियर वेस्टिंग, वेरी लो बॉडी टू वेट रेशियो, लेस देन 60%, वेट बहुत कम हो जाएगा, एडीमा नहीं होता, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। ओल्ड मैन लाइक फेस अपेयर करेगा, ठीक है, बहुत पतला सा लग रहा है ये बच्चा, स्किन भी ड्राई लग रही है, ड्राई एट्रोफिक स्किन। ट्रॉफी का मतलब होता है ग्रोथ, तो स्किन की ग्रोथ, ए मतलब एब्सेंट, मतलब स्किन बहुत ही पतली हो गई है, ग्रो नहीं कर पा रही ढंग से, उसकी लेयर्स में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। इसकी वजह से स्किन इतनी पतली हो गई है कि हड्डियाँ दिखने लगी है, देखो क्लैविकल ऑब्जर्व हो रही है इसकी, है ना, तो इसकी वजह से बोन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, हड्डियाँ निकल आती हैं। मसल वेस्टिंग की वजह से मसल्स मास कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेट भी, एब्डोमिनल श्रंकेज। और इसमें ये डिफरेंस है कि हेयर यूजुअली नॉर्मल होते हैं क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी सच नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट था तो बाल
ख़राब हो गए थे, क्योंकि बाल भी हमें पता है केराटिन प्रोटीन मेंटेन करता है उसे, बट यहाँ पर नॉर्मल है। उसमें क्या था कि भूख नहीं लग रही थी, बट यहाँ पर एपेटाइट इज़ यूजुअली गुड, क्योंकि वो तो भूख से मर रहा है ना बच्चा। लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर एनलार्जमेंट नहीं है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया कि क्वाशियोरकर में फैटी लिवर था, बट फैटी लिवर इज़ नॉट सीन इन मरासमस। एल्ब्यूमिन भी इसमें ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का नहीं है ना, 2 ग्राम पर डेसीलीटर से अबव ही होता है। ये तो कैलोरीज वाला है कि बच्चा बहुत टाइम से उसको खाना नहीं मिला, वो तभी तो भूख से मर रहा है। अब ट्रीट कैसे करेंगे? जो डेफिशिएंट है उसी को ज़्यादा डाइट में सप्लाई करना, दोनों में ही ये कॉमन एम है। तो उसमें प्रोटीन कम था तो प्रोटीन दे रहे थे, यहाँ पर कैलोरीज कम है तो कैलोरीज ज़्यादा दे रहे हैं डाइट में। अराउंड 150 to 200 किलोग्राम्स पर केजी पर डे, किलो कैलोरीज, ठीक है, अराउंड 200 किलो कैलोरीज पर केजी। तो मतलब अगर ये 20 केजी का है बच्चा तो अराउंड 4000 किलो कैलोरीज देनी पड़ेंगी पर डे, तो तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। और साथ ही साथ इसमें भी सेम विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट करेंगे। तो डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मरासमस में कैलोरी डेफिशिएंसी। मरासमस को ऐसे याद रख सकते हैं कि बच्चा मर रहा है, भूख से मर रहा है, तो कैलोरीज मेनली। एज इसमें 1 to 5 years। जो बड़े वाले बच्चे हैं उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी 1 year के बाद से भी हो सकती है, बट कैलोरीज की डेफिशिएंसी अगर स्टार्टिंग से ही ढंग से डाइट ना हो, जैसे वीनिंग ना ठीक से की गई हो आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रॉपर ना की गई हो। क्वाशियोरकर में मेनली एडिमा होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसमें एडिमा नहीं होता। मून फेस होता है क्वाशियोरकर में, क्योंकि वो स्वोलन है बेसिकली एडिमा की वजह से, तो इसलिए सर्कुलर सा मून लाइक। वैराज एक बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन जैसा कब होगा मरासमस में? जैसे ओल्ड एज में आके सूख से जाते हैं ना, स्किन पतली हो जाती है, तो वैसे ही मरासमस में ओल्ड मैन जैसा। अब इसमें क्वाशियोरकर में ऐसा लग तो रहा है बच्चा कि बहुत खाता होगा, ऐसा किसी को देखने में लग सकता है कि ये बहुत ओवरवेट है, बट होता नहीं है ऐसा। ये तो सिर्फ एडिमा की वजह से अंदर से, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं। तो फैटी लिवर भी होता है इसमें, बट मरासमस में फैटी लिवर नहीं होता। एब्डोमेन बाहर निकल जाता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, वेराज मरासमस में एब्डोमेन शंकन है। हेयर का लिख सकते हैं मेनली कि स्पार्स हेयर विद फ्लैग साइन, बट हेयर इसमें नॉर्मल है। मैंने हेयर का लॉजिक भी बताया था, राइट। एपेटाइट पुअर होती है क्योंकि लिवर भी फैटी लिवर है, ख़राब है सब कुछ। गुड एपेटाइट होती है क्योंकि वो भूख से मर रहा है, उसको खाना चाहिए मरासमस में। मसल वेस्टिंग ऑल दो क्वाशियोरकर में इतनी नहीं है, क्योंकि वो मसल्स तो फुली सी हुई है ना। मसल वेस्टिंग तो किस में है? मरासमस में। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, तो उस वजह से ही तो वो एडिमा वगैरह प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिलो 2 ग्राम पर डेसीलीटर, 2 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है मरासमस में। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR की बात करते हैं। तो नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए भी बॉडी को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है कि कौन इंडिविजुअल रेस्ट पर अवेक कंडीशन में जब जाग रहा है कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है आफ्टर द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। क्यों लिखा है? जब खाना एब्जॉर्ब हो चुका है उसके बाद से, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि GIT में अभी पूरे ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है या फिर खाने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में बात हो रही है। तो एक इंडिविजुअल को कितनी एनर्जी चाहिए बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने के लिए एट रेस्ट, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रीनल फंक्शन। तो जैसे ब्रेन का मेजर फ्यूल ग्लूकोज है, तो उसको वो सप्लाई करना, ये सब कुछ मेंटेन करना, सारे कामों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंडीशंस जिसमें BMR को, जैसे BMR हम वॉच वगैरह में भी मेजर कर सकते हैं जैसे, तो ये किस टाइम पे करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, जब कुछ खाया ना हो, अवेक ऑब्वियसली, सोते हुए का तो नहीं करेंगे। फिजिकली और मेंटली आप फिट हो उस टाइम पे, रेस्टिंग कंडीशन पर हो। ऐसे नहीं कि मेजर करते करते कुछ बहुत सोच रहे हैं, तो एनर्जी तो उसमें डाइवर्ट होगी ऑब्वियसली।
रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत गर्मी लग रही है तो उससे तो फिर फ़र्क पड़ेगा ही। फास्टिंग स्टेट के बाद करना चाहिए कि कुछ खाया ना हो। डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें से बॉडी थर्मोजेनिक इफेक्ट देखती है कि कितनी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम कर रही है बॉडी यूजिंग बेनेडिक्ट रॉथ अपैरेटस। बेनेडिक्ट रॉथ अपैरेटस क्या है? इस अपैरेटस में बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट को बोला जाता है ऑक्सीजन ब्रीथ करने को एक क्लोज सर्किट में। इसमें बेसिकली एक जगह माउथ पीस होता है और ना थोड़ा वाटर होता है, साथ में उसमें सोडा लाइम प्रेजेंट है, तो CO2 निकलेगी बॉडी से, वो सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक स्पायरोमीटर है, बट ये मॉडिफाइड टाइप का स्पायरोमीटर है जो कि मेजर कर रहा है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की गई है और कितनी CO2 एक्सहेल की गई है विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडा लाइम। तो एक फैक्ट हमें जो पता होना चाहिए कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, लीटर में ये लिखा है ये, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व वाले स्टेट में बात हो रही है, क्योंकि उस अपैरेटस में ही ऐसा है। ऑफ ऑक्सीजन कितने कैलोरीज प्रोड्यूस करती है? अराउंड 4.8 किलो कैलोरीज इट इज प्रोड्यूस बाय 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। BMR मेल्स में ज़्यादा होगा कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मसल मास का डिफरेंस है। मतलब ऐसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, बट ऐसा जनरल स्टेटमेंट ऐसे बायोकेमिस्ट्री में दे दी जाती है। फीमेल्स में अराउंड 32 to 35 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है इसमें यूनिट में? क्योंकि सरफेस एरिया टू कैलोरी रेशो, जो बॉडी रेशो, वो उसको देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब कितना, अगर कोई लंबा चौड़ा है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, तो सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में इसलिए देखा जा रहा है, ठीक है। और टाइम भी साथ में कंसीडर होता है कि कितनी देर में कितनी कैलोरीज कैसे टाइप के इंडिविजुअल को चाहिए। तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर आवर, मेल्स में 33 to 38 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर आवर और फीमेल्स में 32 to 35 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर आवर। फैक्टर्स जो कि BMR मेटाबॉलिज्म के रेट को, जैसे मेटाबॉलिज्म मींस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, सिंथेसिस भी हो रहा होता है बॉडी में और ब्रेक डाउन भी, दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो चाइल्डहुड बच्चों की ग्रोथ के लिए सिंथेसिस हो रहा है बेसिकली, इसमें क्या बढ़ रहा है? मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। BMR लार्ज बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। अगर ये मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया बॉडी का ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑब्वियसली BMR चाहिए, तो इसलिए BMR भी बढ़ जाएगा अगर किसी का बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ। अब जब किसी को फीवर हो जाता है ना, तो जैसे जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर 98.6 से अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा जाए, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए, या फिर सेल्सियस में बात करें तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए, तो उससे BMR बढ़ जाता है, तो फीवर में मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है अबाउट 10 to 12%। जितना पहले था उसका 10% बढ़ जाएगा विद एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़े तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो अराउंड 20% BMR बढ़ जाएगा। जो थायराइड हार्मोन है हमें पता है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो BMR बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। एक्सरसाइज के टाइम पे भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जहाँ ठंड है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी अपने अंदर का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर लेती है ताकि स्लो डाउन ना हो जाए उसके इफेक्ट से। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, इन कंडीशंस में भी मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि
बच्चे को भी जैसे फीड करना है, उसको प्लेसेंटा के थ्रू अगर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने हैं तो वो सब। अब फैक्टर्स डिक्रीजिंग बीएमआर, लो बीएमआर, बीएमआर ऐसा साउंड कर रहा है ना, बीमार, बीएमआर बीमार, तो ऐसे याद रख सकते हैं, लो बीएमआर मतलब बीमार है कोई, तो जैसे माल न्यूट्रिशन है, बीमार है। और प्रॉब्लम मिक्सिडीमा जो कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, थायराइड हार्मोन्स हमें पता है कि मेंटेन कर रहे थे नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को, अगर कम है उसका लेवल तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। स्टार्व्ड स्टेट में बीएमआर कम हो जाता है। स्लीप, सोते हुए इतनी एनर्जी रिलेटिवली नहीं लगती है ना, तो सोते समय भी बीएमआर कम होता है। अब जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी विद एज मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहता है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बीएमआर को मेजर करने के लिए? मेजर करने से पता लगेगा कि डेली हमें कैलोरीज अपने मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, और थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का भी पता लग जाएगा इससे। तो थायराइड हार्मोन्स जैसे कम बन रहे हैं तो बीएमआर भी कम हो जाता है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म से बीएमआर बढ़ जाता है और हाइपो में डिक्रीज। अब इसके बाद स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, एसडीए की बात करते हैं। इसको थर्मोजेनिक या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट तो चल ही रहा है, वो एनर्जी तो यूटिलाइज हो ही रही है, बट उसके अलावा खाने के रिलेटेड अगर जो एनर्जी यूटिलाइज हो, जैसे खाने के डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में, एब्जॉर्ब करवाने में, ठीक है, उस सब प्रोसेसेस में भी उसको मेटाबोलाइज करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो स्पेसिफाइड फॉर फूड। डायनामिक एज इन मूवमेंट, कोई स्टॉप नहीं हो रहा खाना, ये प्रोसेस चलता जाएगा डाइजेशन का। तो इसको कैलोरीजेनिक एक्शन भी बोलते हैं, मतलब कैलोरीज कंज्यूम करी फिर उसका एक्शन होगा ना, उसमें मेटाबोलाइज करेंगी, उसमें एनर्जी लगेगी। अब ये उस कितनी एनर्जी किस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में लगेगी वो वेरी करती है न्यूट्रिएंट के टाइप पर। अगर डाइट प्रोटीन रिच है, जो हमने अभी कंज्यूम करा उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन अराउंड 30% एनर्जी लगती है, तो प्रोटीन डाइजेशन रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। फैट डाइजेशन में अराउंड 15% ऑफ द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, टोटल एनर्जी का 15% अगर उसमें जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। वेराज कार्बोहाइड्रेट सबसे इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज बहुत सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मिक्स्ड डाइट है, ये सब कुछ का कंजम्पशन है, तो 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज वुड बी द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। प्रोटीन का एसडीए हाईएस्ट होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी किस प्रोसेस में चाहिए, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो, जैसे है ना प्रोटीन से डीएमिनेशन, मैंने करा दिया था प्रोटीन वाली वीडियो में, ये है ना, यूरिया का फॉर्मेशन होगा, उसमें भी एनर्जी चाहिए। और प्रोटीन नॉर्मली जो सिंथेसाइज भी होते हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए, मतलब प्रोटीन रिसाइकलिंग वगैरह। अब कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड देख लेते हैं। तो फिजिक्स में आपने कैलोरी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन होती है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का नहीं, बेसिकली 1 kg वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। मेरे पास ये केजी में लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लीटर नहीं केजी आएगा। 1 kg वाटर है मेरे पास और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितनी कैलोरीज, तो कितनी हीट चाहिए होती है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर जो बायोकेमिस्ट्री लैब में यू वुड हैव सीन, है ना, स्पॉटिंग वगैरह में भी आ जाता है। तो कार्ब की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम इतनी एनर्जी देते हैं, और इसको डाइजेस्ट करने में प्रोटीन के जितनी ही ऑलमोस्ट हीट चाहिए।
ये एनर्जी की बात नहीं हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, प्रोटीन में एनर्जी ज़्यादा लग रही थी बट हीट कार्ब जितनी ही लग रही है, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो 1 ग्राम चाहे प्रोटीन खाओ, 1 ग्राम चाहे कार्ब लो, दोनों को डाइजेस्ट करने में हीट कितनी इवॉल्व होगी या फिर हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, मतलब उसका टेम्परेचर जितना 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना होगा उसके लिए हीट कितनी चाहिए, तो 4। ठीक है। और फैट के लिए, फैट बर्निंग हमें पता है कि मुश्किल होती है, फैट को ईजिली नहीं, उसकी हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। फैट इतनी एनर्जी को देते हैं, अल्कोहल 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देगा। हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा और फिर सेल्स उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करके बेसिकली CO2 एज अ वेस्ट रिलीज बाई प्रोडक्ट रिलीज़ कर देंगे और फिर CO2 बाहर निकल जाएगी। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन उसी को बोलते हैं। नॉर्मल RQ की वैल्यू अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए याद रखनी है। तो कार्ब्स के लिए ये वैल्यू 1 होती है। फैट के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं F लिखूं और उसका ऐसे उल्टा कर दिया तो 7.7 हो गई फैट्स के लिए। प्रोटीन्स के लिए होती है ये वैल्यू 0.8 और मिक्स डाइट है तो 0.85 के अराउंड। ठीक है। RQ तो वैसे हमने नीट के टाइम पे भी किया हुआ था, है ना। तो RQ किस लिए, इसका एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई विच न्यूट्रिएंट इज बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी। तो कितना RQ आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से न्यूट्रिएंट से एनर्जी, बेसिकली बॉडी किस पर चल रही है। जैसे कोई कार है वो CNG पे भी चल सकती है मान लो, और पेट्रोल में साथ में चलती है ऑब्वियसली, है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर किससे चल रही है तो वो उससे पता लग जाता है। जैसे हमारी बॉडी को भी ऐसे पता लग सकता है कि उस टाइम पर कौन से न्यूट्रिएंट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ किया जा रहा है RQ वैल्यू से। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिक्रीज कब हो जाता है? डायबिटीज़ मेलाइटस में और स्टार्वेशन वाली कंडीशन में, क्योंकि बॉडी फैट का ब्रेक डाउन करने लग जाएगी ना डायबिटीज़ में। कार्ब्स जो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है, कार्ब्स तो उसमें बहुत ज़्यादा है बट बॉडी एग्जिस्टिंग फैट को तोड़ के एनर्जी डिराइव करेगी, है ना, क्योंकि वो सेल्स तक तो पहुंच ही नहीं रहा था। और स्टार्ट स्टेट में भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें तो है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी ही है, तो उस वजह से फैट का ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, मसल वेस्टिंग वगैरह होगी, है ना। अब बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में हों, कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब हों। ये पिरामिड से देखा जा सकता है कि सीरियल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने चाहिए, नट्स, सीड्स, ये सब। अब प्रेगनेंसी में क्या क्या डाइट प्लान होना चाहिए? हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट अमाइनो एसिड्स का सोर्स हो, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स, विटामिन B12, B9 कितना इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी में, है ना। ये मैंने विटामिन वाली वीडियो में बता ही दिया था। फ्लूइड इनटेक हाई होना चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कैसी डाइट रखनी चाहिए? उनको ब्लड ग्लूकोज अपना टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। और आफ्टर 2 to 3 months HbA1c का टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि मैंने डायबिटीज़ वाली वीडियो में बता ही दिया था होता क्या है ना। तो एवरेज ब्लड शुगर की वैल्यू पता लग जाती है 2-3 महीने में, टोटल 120 डेज तक का, है ना। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट उनको ऑब्वियसली कराना चाहिए डायबिटीज़, क्योंकि MI का रिस्क होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल सीरम में, कोलेस्ट्रॉल, कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया, जो एथ्रोजेनिक होता है LDL, है ना। HDL और VLDL को भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर लो HDL होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें एक्सरसाइज से हेल्प हो जाती है, बॉडी वेट मैनेजमेंट से भी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से हेल्प होती है, और अल्कोहल को अवॉइड करने से। कि आई चेकअप क्यों करना चाहिए? क्योंकि डायबिटीज़ में एक्सेस जो ग्लूकोस है वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होकर कैटरैक्ट कॉज कर देता है, मैंने बताया था, है ना।
डेंटल चेकअप, फुट केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब बेसिक सी बातें हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क को हमें करना है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, हमें एमआई को प्रिवेंट करना है। तो सैचुरेटेड फूड्स, ट्रांस फैट्स, ये सब हमें अवॉइड करना है, और कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL, ये सबको मॉनिटर करना है। So that's all for this chapter from my side. Thank you.